All right, so hello everyone, and welcome to today's post contest discussion. I know I'm late, and ये वीडियो मैं जानबूझ के हिंदी में रख रहा हूँ and the primary reason for that is just because I wanted to try something new, so इसलिए हम ये डिस्कशन हिंदी में रखेंगे and I hope आप लोगों का कॉन्टेस्ट आज का अच्छा गया हो and मेरा उतना अच्छा नहीं गया क्योंकि मैं घर आ गया था and I couldn't perform at a level that I genuinely, you know, I think I could have done if I was at, my where I'm studying. So that is why. But I hope आप लोगों का कॉन्टेस्ट अच्छा गया हो. एनीवेज डिस्कशन चालू करते हैं एंड सॉरी अगर बैकग्राउंड में या फिर माइक में थोड़ा सा स्टटर आ रहा हो, पता नहीं आज कुछ इशू हो रहा है. मैं थोड़ी देर से इसको काफ़ी देर से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था बट ये हुआ नहीं, तो आई जस्ट थॉट कि ऐसे ही कर लेते हैं. तो लेट्स बिगिन द डिस्कशन. सो पहला प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं इसमें. हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है और हमें ये बताना है कि पीछे से जितनी भी स्ट्रिंग के वॉवल्स हैं ना उन्हें हटा के रिटर्न कर दो. तो बेसिकली ऐसा था. जैसे एक बार क्वेश्चन पढ़ भी लेते हैं कि you're given a string s that consists of lowercase English characters. Return the string obtained by removing all trailing vowels from s. So essentially the idea behind the problem is कि हमें सिर्फ ट्रेलिंग वॉवल्स हटाना है. आई एम सॉरी, थोड़ी सी सर्दी है मुझे. या सो आइडिया ये है कि हमें ट्रेलिंग वॉवल्स हटाने हैं सारे ऐसे. तो जैसे अगर कोई भी स्ट्रिंग दी हो जैसे जेड वाई डी एफ एंड देन ए ई आई ओ यू ए ई, तो हमें ऐसा करना है कि आखिरी से जो ट्रेलिंग वॉवल्स हैं ना, ये सारे वॉवल्स हैं, इनको हटाने हैं. और एज सुन एज जैसे ही हमें ये मिल जाए नॉन वॉवल कैरेक्टर, तो शुरू से लेके यहाँ तक हमें ये रिटर्न करनी है स्ट्रिंग. और आखिरी से जितने लगातार ट्रेलिंग वॉवल्स हैं ना, ये सारे हटाने हैं. बस हमें और कुछ भी नहीं करना. तो एसेंशियली मैंने क्या किया कि सारे वॉवल्स को एक जगह स्टोर कर दिया, जैसे एक सेट हो गया, मैं सेट में डाल दिया. एंड जस्ट मैं लास्ट से आइटरेट कर रहा हूँ और मैं पहली पोजीशन निकाल ले रहा हूँ जहाँ पे ये लेटर वॉवल नहीं है. तो मैंने इसकी पोजीशन निकाल ली और बस शुरू से लेके आखिरी तक यहाँ पे आइटरेट करके ये स्ट्रिंग को डाल दिया मैंने. बस इतना ही करना है. तो ये करा हमने, एक सेट बना लिया, सेट में वॉवल्स डाल दिए सारे. अब मैंने लास्ट से आइटरेट करना चालू करा आई को, और जैसे ही ये सेट में नहीं मिलता मुझे करंट कैरेक्टर, तो हम ब्रेक कर देंगे और फिर हम शुरू से लेके आई तक जाएंगे और जितने वॉवल्स हैं उसको सारे डाल देंगे. आई होप इट वॉज प्रिटी सिंपल राइट. कुछ था नहीं, बस आखिरी के सारे जितने लगातार वॉवल्स आ रहे थे बस उतने हटाने थे और कुछ भी नहीं करना था मैं. ठीक है, विद दैट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. या सो इसमें हमें बेसिकली इंटीजर n दिया है. ये बोल रहे हैं कि x को हम दो तरीके से, मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं सच दैट a प्लस बी इज़ एक्स. तो जैसे ये दिया हुआ है, जैसे 10 दिया हुआ है राइट, तो हम इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं सच दैट द सम ऑफ दोज इज 10, सो लाइक 2 and 8 राइट. और इसको तोड़ने के बाद द कॉस्ट दे आर सेइंग इज़ a इंटू बी. जैसे हमने 2 और मतलब 2 और 8 में तोड़ा तो इसका कॉस्ट 16 हो जाएगा. ऑल राइट. सो ये कॉस्ट बेसिकली ये इसकी कॉस्ट है एंड हमें ना इसको सारे वंस में रिड्यूस करना है. जैसे अब हम 2 को फर्दर तोड़ेंगे तो हम 1 और 1 में तोड़ सकते हैं, इसको हम 4 और 4 में तोड़ सकते हैं, फिर हम इसको 2 और 2 में तोड़ सकते हैं, इसको 2 और 2 में तोड़ सकते हैं, फिर इसको 1 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन, है ना. तो हमें टोटल कॉस्ट बतानी है कि सारे वंस ना बन जाए जब तक. ठीक है, तो बस इसका ये मिनिमम कॉस्ट बतानी थी हमें कि मिनिमम कॉस्ट कितनी लगेगी, ताकि जो ये 10 है ना, ये सारे ऐसे ट्री टाइप का बन जाए और सारे आखिरी में 1 ही बचे और कुछ ना बचे. तो जैसे 10 को मैंने तोड़ा 2 और 8 में टूट गया, 2 को मैंने 1 1 में तोड़ सकता हूँ, 8 को 4 4 में तोड़ा, 4 को 2 2 में तोड़ा, फिर यहाँ पे 2 2 में तोड़ा और सिमिलरली यहाँ पे बन गया. अब इसका आप सम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10. तो इसका सम कांस्टेंट है. सम कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि हम x को दो पार्ट में तोड़ रहे हैं. ठीक है, y और z ऐसा मान लेते हैं अभी, तो इसको हम ऐसे तोड़ रहे हैं. ठीक है, और y और z का जो सम है ना वो x है. तो यहाँ पे कुछ लॉस नहीं हो रहा है. ठीक है, कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है. तो जैसे 10 को अगर मैं चाहे कैसे भी तोड़ दूँ, चाहे 1 और 9 में तोड़ दूँ, चाहे मैं 2 और 8 में तोड़ दूँ, 3 और 7 में तोड़ दूँ, 6 और 4 में तोड़ दूँ, या 5 और 5 में तोड़ दूँ,
इसके बाद के तो सारे ऑपरेशन मिरर ही हैं इसके, 5 4 वो सब इसके बराबर ही हैं सारे, ये सब 6 4 सॉरी। तो ये सारे बेसिकली मैं तोड़ रहा हूँ और ये यहाँ पे कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है। तो मैं जैसे इसको 1 तो फर्दर टूटेगा नहीं, 9 को अब मैं कैसे तोड़ सकता था, 1 और 8 में तोड़ सकता हूँ, 2 और 7 में तोड़ सकता हूँ, 3 और 6 में तोड़ सकता हूँ, है ना। तो ये एक आइडिया आ सकता है आपको कि आप ब्रूट फोर्स लगा दो, सारी पॉसिबिलिटीज़ के लिए कैलकुलेट कर लो, बट काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा, उतना हमें करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली एक रूल होता है जिसको आप प्रूफ भी कर सकते हो कि अगर कोई दो इंटीजर्स है ना, ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है कि जैसे अगर कोई भी दो इंटीजर्स हैं जिनका सम मान लो n है, ठीक है। तो अगर मुझे n को बेसिकली ऐसे तोड़ना है, मतलब n मान लो आप कुछ समय मतलब कुछ वेरिएबल है और हमें उसको दो वेरिएबल में तोड़ना है सच दैट इन दोनों का सम n के बराबर हो। तो अगर हमें ऐसे तोड़ना है ना इन दोनों इसको नंबर्स को सच दैट इनका मल्टीप्लिकेशन कम से कम हो, तो ये दूर होने चाहिए, मतलब सबसे ज़्यादा दूर होने चाहिए। एसेंशियली व्हाट आई एम सेइंग इज कि जैसे n मेरा 10 है ना, तो मैं इसको 1 और 9 में तोड़ सकता हूँ, सबसे मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन सबसे कम होगा। आप करके देख लो, जैसे 2 और 8 का देखो, आप 3 और 7 का देखो, 4 और 6 का देखो, 5 और 5 का देखो, बाकी सबके तो सेम ही है। आप अगर लिखना चाहो 6 और 4, ये सारे मिरर आ जाएंगे, फिर ये सारे मिरर रिपीट होने लगेंगे, तो कोई मतलब नहीं है। एसेंशियली n/2 तक ही जाना है हमें। तो आप करके देख लो, इसका मल्टीप्लिकेशन 9 है, इसका 16 है, 21 है, 24 है, 25 है। तो एक इसको हम डिफ्रेंशिएट करके प्रूव करते हैं, बट आप इसको जनरली आप देख सकते हो सारे उसके लिख के। आप अगर सारे उसके लिए लिखो ब्रूट फोर्स से, तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि जब आप 1 और n-1 में तोड़ते हो ना सारे नंबर्स, तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन सबसे कम होता है। तो इसेंशियली मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे 10 है ना मेरा, 10 को मैंने 1 और 9 में तोड़ दिया, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन सबसे कम था और इसकी मल्टीप्लिकेशन ही हमारी कॉस्ट थी टोटल, है ना। अब मैंने 9 को कैसे तोड़ दिया, 1 और 8 में तोड़ दिया, 8 को 1 और 7 में तोड़ दिया, 7 को 1 और 6, सिमिलरली 1 और 5, 1 और 4, ये ऐसे ट्री कंटिन्यू होता जाएगा, 1 और 3, 1 और 2 और 1 और 1। तो अब सम कितना होगा, 9 + 8 मतलब 9 × 1, ये इसकी कॉस्ट है ना, जिसमें हमने तोड़ा है। तो 9 × 1, तो 9 × 1 + 8 × 1 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, है ना। तो एसेंशियली ये कहाँ तक का सम हो गया, तो ये 1 से लेके n-1 तक का सम हो गया। हमें पता है 1 से लेके n नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, n × n + 1/2 होता है। बस n की जगह n-1 सब्सटीट्यूट कर दो इधर, तो एसेंशियली n-1 × n/2 हो जाएगा। आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो और सीधे ये रिटर्न कर सकते हो। मैंने इसे यहाँ ब्रूट फोर्स लगा दी क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में कर रहा था, कॉन्टेस्ट में तो इतना दिमाग नहीं लगाया। बट हाँ, वो भी सही है कि अगर आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख दो कि रिटर्न n × n-1/2, तो दैट विल ऑल्सो वर्क फाइन, है ना। तो ऐसे भी आप डायरेक्टली लिख सकते थे एक लाइन में इसको। चलो अब आई होप समझ में आ गया हो आपको। अब तीसरी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तीसरी प्रॉब्लम काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी के ऊपर है, मतलब प्रॉपर्टी तो क्या ही है, ऑब्जर्वेशन है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ग्रिड गिवन है बेसिकली, या एम जिसमें m रोज़ हैं n कॉलम्स हैं, हमें एक इंटीजर सिलेक्ट करना ही करना है हर रो से। तो ऐसा नहीं है कि आप कर लो, मन करे तो कर लो, नहीं करे तो मत करो, ऐसा नहीं। हर रो से आपको एक ना एक इंटीजर सिलेक्ट करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये बात क्वेश्चन कह रहा है। ये मान लो मेरी पहली रो है, दूसरी रो है, तीसरी है, चौथी रो है। तो मैंने पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, मान लो एक और कॉलम, पाँचवा कॉलम, सॉरी। अगर आपको आवाज़ चुप रही हो तो आप प्लीज़ थोड़ी सी वॉल्यूम धीरे करके सुन सकते हो। एंड ये कह रहा है कि हमें जैसे ग्रिड गिवन है, अब हमें एग्जैक्टली एक एलिमेंट हर रो से चुनना है। तो मैंने मान लो मैंने यहाँ पहले वाले रो से ये चुन लिया, और ऐसा नहीं है कि ये इससे चुन लिया तो मैं वापस नहीं चुन सकता, बिल्कुल चुन सकता हूँ, चाहे मैं यहाँ से चुन लूँ, फिर ये चुन लूँ, फिर ये चुन लूँ, चाहे ये चुन लूँ, कुछ भी चुन लूँ मतलब। और मुझे ऐसे एलिमेंट चुनने हैं कि जो मैं एलिमेंट्स चुनूँ ना, उनका बिटवाइज ज़ोर, नॉट ज़ोर, बिटवाइज और सबसे कम हो। तो मान लो मैंने ये चुन लिया, ये चुन लिया, ये चुन लिया और ये चुन लिया। तो जैसे अगर ये ए है तो A1 2 और ऐसे लिखते हैं ना, और कैसे लिख सकते हैं, हाँ ऐसे लिख दो अभी, और 2 2
नहीं 2 3 है शायद, 2 3 और ए ऑफ 3 3 3 3, मैं मतलब ये लिख रहा हूँ कि जो चुने हैं ना इनके ये लिख रहा हूँ मैं कोऑर्डिनेट्स। और 4 2 सॉरी ए 4 2, ये प्लस नहीं आएगा यहाँ, और लगा देना ऐसे। तो इसका जो और है ना टोटल जितने एलिमेंट्स मैंने चुने हैं हर रो के, इसका ये मिनिमाइज़ करना है मुझे बेसिकली, और कुछ नहीं करना। अब मैं काफ़ी फंसा रहा इस प्रॉब्लम में बेसिकली, क्योंकि मैं बाइनरी सर्च लगाने की कोशिश कर रहा था बट मोनोटोनिसिटी कहीं है नहीं, इसलिए मैं फंस गया था। कि जैसे अगर आप फिक्स करते हो ना कि मान लो मैंने एक ये फिक्स किया कि मेरे पास मान लो ये मैंने मास्क फिक्स किया, मेरा मास्क मतलब मान लो ये बेट मैंने फिक्स करी, तो मैं इसके लिए चेक कर सकता हूँ क्या कि मतलब जो एलिमेंट मैं चुनूँ सारे हर मतलब इतनी रोज़ है मेरे पास, इतने कॉलम्स हैं, मान लो ये हैं 4 कॉलम्स 3 रोज़ हैं, तो मैं ऐसा एलिमेंट चुनूँ जिसका मतलब हर रो से ऐसा एलिमेंट चुनूँ जिसका और करने पे इससे ज़्यादा एक्सीड ना करे। मान लो यहाँ अगर 1 होता तो मैंने 1 चुन लिया, फिर मैंने यहाँ से 8 चुन लिया, तो जैसे 8 और 8 चुन लिया, फिर मैंने 1 चुन लिया ऐसे, और फिर मैंने कहीं से 9 चुन लिया तो 9 हो गया ऐसा। मतलब ये बेसिकली इसका सब मास्क हो। अब आपको पता होना चाहिए सब मास्क क्या होता है, तो आप एक बार देख लेना सब मास्क क्या होता है। तो मैं पहले ऐसे सोच रहा था कि आप एक एक्स फिक्स कर लो, कोई भी मास्क फिक्स कर लो, फिर उसके लिए चेक कर लो कि जैसे ये बन सकता है क्या, अगर ये बन सकता है तो इससे ज़्यादा भी बन सकता है ऐसा कुछ। बट ये हमेशा ट्रू नहीं है और ये काम नहीं करेगा। आप इसको गलत प्रूफ कर सकते हो काफ़ी सिंपली कि मान लो अभी ऐसा सैम्पल मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, बट जनरली आप इसको ऐसे प्रूफ कर सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे 1 डाल लिया और मान लो मेरे पास 4 भी होता और यहाँ पे मान लें मेरे पास 1 भी होता है, या फिर हाँ ठीक है 1 तो है ही। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिकली चलिए ठीक है, आप इसको सैम्पल्स लेके खुद ही प्रूफ कर लीजिएगा। अभी मेरे पास टाइम कम है तो टाइम लग जाएगा सोचने में। बट इसेंशली जैसे आप देख सकते हैं कि अगर ये 9 के लिए पॉसिबल है तो ज़रूरी नहीं है कि ये 9 से ज़्यादा के लिए भी पॉसिबल ही हो। अगर उसके पास एलिमेंट्स नहीं होंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा ना इसेंशली। कि जैसे अगर पहली रो में मैंने 1 सेलेक्ट करा, फिर 9 8 और फिर 9, और मान लो यही एलिमेंट्स हैं या फिर कुछ और एलिमेंट्स हैं जो इससे बड़े हैं लेकिन इसके ऊपर वाले सब मास के लिए, मतलब इसके ऊपर वाले मास के लिए पॉसिबल नहीं है, तो ये भी बिल्कुल हो सकता है। तो मोनोटोनिसिटी नहीं है, कोई वो नहीं है इसमें बाइनरी सर्च वाला पैटर्न कि आपको पता है अगर इतने के लिए हो रहा है तो आगे वाले के लिए भी हो रहा है, तो ये आप नहीं लगा सकते। आप इसको आराम से गलत प्रूफ कर देना, आप इसको कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ कर सकते हो। बट हाँ इससे ऐसा नहीं होगा। अपन इसको कैसे सोच सकते हैं, जैसे कोई भी ग्रेड गिवन है, हम क्या ले लें 1 5 2 4 ही ले लेते हैं। तो 1 5 और 2 4, इसकी वो बाइनरी लिख लेता हूँ मैं, 1 को ऐसे ऐसे 5 को ये बाइनरी लिख रहा हूँ मैं नंबर्स की 1 0 और 1 0 0। तो पहला आइडिया तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि मैं ग्रेडीली स्मॉलेस्ट एलिमेंट ले लूँ, हर रो से स्मॉलेस्ट एलिमेंट ले लूँ। तो जैसे अगर मेरे पास पहली रो में 1 और 7 है या फिर मेरा 5 है, फिर अगली रो में मेरे पास है 2 और 5, और अगली रो में मेरे पास है 4 और मान लीजिए 4 और 4 वापस, ठीक है मेरे पास ये एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं स्मॉलेस्ट लेता हूँ तो 1 2 और 4 मैंने मान लो स्मॉलेस्ट ले लिया, तो स्मॉलेस्ट इनका अगर आप बिटवाइज और करोगे ना तो ये 7 हो जाएगा, 1 1 1 ये 7 हो गया। अगर आप 5 5 4 ले लिए होते, तो जैसे 5 ये होता है, ये 5 और 4, तो इसका और 1 0 1 मतलब 5 होता। तो दिस वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन राइट, इंस्टेड ऑफ टेकिंग दीज मिनिमम्स। तो इसको भी आप गलत प्रूफ कर सकते हो कि आप मिनिमम ना लो, तो ये भी गलत मतलब ये भी फेल हो रहा है यहाँ पे। अब आप एक अप्रोच सोच सकते हो कि डीपी लगा दूँ मैं इसमें कि सारी पॉसिबिलिटीज़ कैलकुलेट कर लूँ, बट डीपी भी फेल हो जाएगी क्योंकि क्योंकि एसेंशली ये आई और i+1 पे कोई डिपेंडेंस नहीं है ना। अगर मैं 1 चुन रहा हूँ तो ये इसका मतलब थोड़ी ना मुझे अब कि आगे वाला, मतलब मैं ऐसा कोई एलिमेंट ढूंढ के ले आऊँ कि जो 1 से मिनिमम ऑपरेशन दे मुझे, मिनिमम और दे। मैं ऐसा नहीं ग्रेडिली, एसेंशली उसमें भी ग्रेडिली बनाऊँगा मैं आंसर, और कैसे बनाऊँगा। तो डीपी के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है। आप उसको भी करके देख सकते हो, तो पॉसिबल नहीं। तो पॉसिबल क्या है, तो पॉसिबल ये है कि अच्छा एक कॉन्सेप्ट होता है
बिट मास्क में एमएसबी और एलएसबी का। आई होप आपको पता हो। एमएसबी मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब जिसके होने ना होने से सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और एलएसबी मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब जिसके होने ना होने से सबसे कम फ़र्क पड़ता है। तो अगर मैं कोई भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखूँ, जैसे मैंने ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखी, ठीक है, कोई भी नंबर की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, एक मिनट, तो अगर ये कोई भी एलिमेंट की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो इसकी लेफ्ट मोस्ट बिट है, मतलब ये वाली जो बिट है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी मैं वो भी लिख लेता हूँ, जैसे 1 है, 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64। अगर आप ये चीज़ है कि अगर आप इन सबको प्लस कर दोगे ना, इन सारी बिट्स को प्लस कर दोगे, तो भी ये इससे छोटा ही आएगा। जैसे ये 32 + 16 48, 56 60 62 एंड 63, तो इस सब का टोटल 63 है, और ये अकेला 64 कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब जिसके होने ना होने से सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, ये समझ का। अब आप देखिए, जैसे मेरे पास कोई, मैं सारे वंस वाला सबसे पहले बनाता हूँ, और मैं ये मास्क है मेरा, मान लो ये, इसको मैं मास्क कह रहा हूँ। बेसिक बिट मैनिपुलेशन आपको पता होना चाहिए, बिट मास्क कहते हैं जिसको हम अपनी भाषा में। तो इनिशियली मैंने सारे सारे बिट्स को 1 कर दिया। इसका मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि इस बिट के अलावा हम रह नहीं सकते अभी, मतलब इस बिट को हमें इंक्लूड करना ही करना है। इस बिट को इंक्लूड करना ही करना है, मतलब जितने एलिमेंट्स हैं हमारे ग्रिड में, मान लो हमारे पास 5 होता, मान लो हमारे पास 7 है, 8 है और 5 है, 4 है एंड मान लीजिए 6 है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन में लिख देता हूँ सारों की, 111, 6 की है 110, 4 की है 100, 5 की है 101, 8 है 10000। ठीक है, तो इनकी सारी की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं हर बिट के लिए ये चेक कर रहा हूँ, सब इनिशियली मैंने सारी बिट्स ऑन कर दी, अब मैं हर बिट को ऑफ़ करूँगा। जैसे मैंने पहले इटरेशन में क्या किया, इस बिट को ऑफ़ कर दिया, तो इस बिट को मैंने ये बना दिया। ठीक है, अब मैंने ये बना दिया ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या अगर एम को मैं ये मतलब जो मेरी लेफ्ट मोस्ट बिट है एम है, इसको अगर मैं अनसेट कर दूँ, अगर मैं इसको अनसेट कर दूँ, तो क्या मैं हर रो से ऐसा एलिमेंट ले सकता हूँ जो बाकी मास को सेटिस्फाई कर जाए। मतलब अगर मैं एम को अनसेट कर रहा हूँ, मतलब 1 को मैंने 0 बना दिया, ठीक है, क्योंकि इसके होने ना होने से सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। अगर इस बिट को मैंने 1 से 0 कर पा रहा हूँ, तो चाहे मेरी आगे की सारी बिट्स ऑन हो जाए, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये मैंने आंसर अपना कम बना दिया है, कम कर दिया है इसको 0 करके, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 1 को मैंने 0 बनाया, अब बाकी सारे एलिमेंट्स मेरे बचे हैं 1 1 1 1 1, मतलब जितने सारे रिमेनिंग 1 सेट कर दिए मैंने। अब मैं ये चेक कर रहा हूँ कि क्या हर रो से मैं एक एलिमेंट ऐसा ले सकता हूँ जो जिसकी मतलब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन या जिसकी ये वाली बिट सेट ना हो। जैसे मान लो किसी रो में मैंने ये उठा लिया, ये वाला नंबर उठा लिया, किसी रो में से ये वाला उठा लिया, है ना, किसी रो में से मैंने ये उठा लिया, बट किसी रो से मैं ये नहीं उठा सकता, ये वाली बिट वाला नहीं। मैं कोशिश करूँगा, मैं देखूँगा कि क्या अगर ये बिना बिट के बिना काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो बहुत बढ़िया, इस बिट को अनसेट करो और आगे वाली बिट्स के लिए चेक करो सिमिलरली। ठीक है, अब हम आगे वाली बिट्स के लिए चेक करते हैं। इसको मैंने 0 बना दिया फ़िलहाल के लिए। ठीक है, अब कैसे चेक करते हैं वो भी बताऊँगा मैं। मान लो इसके बिना भी काम हो रहा था, तो मैंने इसको भी 0 बना दिया होता, तो हमारी ये मास्क बन गया होता, ऐसा कुछ। या मान लीजिए इसके बिना काम नहीं हो रहा, मान लो ये ऐसी बिट है जिसके बिना काम नहीं हो रहा। मान लो हमारे कुछ ऐसे नंबर्स गिवन है, 1 0 0 0 1 0 0, ऐसा कुछ नंबर गिवन है। फिर है 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1, ऐसा कोई ऐसे 3 नंबर्स गिवन है, ये 3 रोज़ 1 कॉलम का मतलब जो भी है 3 रोज़ 1 कॉलम है, और ये नंबर्स हैं हमारे। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब इस बिट के बिना काम होगा नहीं, मतलब इस बिट को अगर मैं 0 सेट कर दूँ तो मेरा काम बनेगा नहीं, क्योंकि मेरे तीनों जितने भी नंबर्स हैं ना, उनमें सारे में बिट ये सेट है और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरे को ये बिट ऑन रखनी पड़ेगी। अब मैं इस बिट के लिए चेक करूँगा क्या इसके बिना काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब आप देख सकते हो, जब मैं इस वाले बिट के लिए चेक कर रहा हूँ तो इस बिट के बिना भी काम नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इस यहाँ पर तो चल जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 0 है, इसमें भी चल जाएगा काम, लेकिन इसमें नहीं चलेगा। इसमें क्योंकि हमारे पास एक ही नंबर है ना हर रो के लिए। मान लो ये ग्रिड है हमारे पास 3 रोज़ 1 कॉलम की, तो इसके लिए
तो ये बिट भी मुझे ऑन रखना पड़ेगा। अब मैं गया इसके लिए, अब आप ये देख सकते हो कि इन सब में सेट है ये, मतलब इन सब में सेट नहीं है, तो इसको बिल्कुल मैं ज़ीरो कर सकता हूँ। तो इसको मैंने ज़ीरो कर दिया। सिमिलरली अब मैं आगे के लिए चेक कर लूँगा, और मैं मतलब मुझे सिर्फ एक एलिमेंट हर रो से ऐसा चाहिए। अगर मैं इस बिट को ज़ीरो सेट कर देता हूँ तो मुझे एसेंशियली ऐसा नंबर चाहिए हर रो में जो ये कंडीशन होल्ड कर दे ट्रू, कि मतलब अगर मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ तो ये इस चीज़ को बेसिकली सेटिस्फाई करे। ये मतलब हर रो में ऐसा नंबर ना हो जो इस चीज़ को हर मतलब ये वाली बिट ऑन हो इसमें, हर नंबर में हर रो का हर एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी ये बिट ऑन हो। अगर हर रो में एटलीस्ट एक एलिमेंट मिल गया जिसकी ये बिट ऑन नहीं है तो मैं वो एलिमेंट चुन के इसको ऑफ कर दूंगा। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे ही मैं हर बिट के लिए चेक कर सकता हूँ, और एटमोस्ट इसमें 30 बिट्स लगेंगी। 30 बिट्स भी नहीं लगेंगी आई गेस, और कम है इसमें कॉन्स्टेंट्स, 30 से भी कम लगेंगी, 20 लगेंगी आई गेस, बट हाँ ठीक है 30 मतलब 30 बिट से आप चेक कर सकते हो फर्स्ट बिट तक। और हम ग्रीडीली मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से जा रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट ये वाली बिट करती है। तो अगर मैं इसको ज़ीरो कर पा रहा हूँ तो वेल एंड गुड, इसको ज़ीरो कर दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़र्क इसी बिट से पड़ रहा है हमें, सबसे ज़्यादा यही घटाएगा हमारे आंसर को, तो ऐसे ही कर रहे हैं हम। अब हम चेक कैसे करेंगे, एसेंशली कोई हमारा मास्क है, मान लो ऐसा हमारा कोई मास्क है, और अब हमें इस बिट के लिए चेक करना है। मान लो इस बिट के बिना काम हो रहा है कि नहीं, तो पहले तो मैं क्या करूँगा, इसको ज़ोर कर दूंगा 1 के साथ, तो ये बिट अनसेट हो जाएगी। जैसे अभी मैं कौन सी बिट पे हूँ, सेकंड बिट पे हूँ ना, तो इसको पहले मैंने ज़ोर कर दिया, तो ये क्या बन गया, न्यू मास्क क्या बन गया मेरा, ये बन गया। अब मुझे चेक करना है कि ये जो न्यू मास्क है क्या मतलब ये वाली जो बिट है इसके बिना काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। मतलब जो सारे नंबर्स हैं मेरे ग्रिड में, उनकी कहीं ये बिट तो सेट नहीं है, सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्या हर रो में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा है जिसमें ये इस बिट के बिना भी काम हो जाए। और बाकी जितनी ये लेफ़्ट वाली ऑन है ये तो हमने चेक कर ली है ऑलरेडी कि हाँ इसमें है कि नहीं। अब हमें चेक करना है कि इस बिट के बिना काम हो सकता है कि नहीं। तो इस बिट के बिना काम हो सकता है कि नहीं हम कैसे चेक करेंगे, जैसे आप इसको क्या कर सकते हो, इसको नेगेट कर सकते हो। जैसे ये हमारा मास्क था ना, ये हमारा मास्क था, इसको आप नेगेट कर मतलब इन्वर्ट कर दो इसकी बिट्स। तो इन्वर्ट कर दोगे तो 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, तो 1 0 1 1 0 1 0 0। ठीक है। अब जहाँ पे मतलब आप यहाँ तक देख पा रहे थे जहाँ पे 0 था, मतलब वहाँ पे हमें क्या चाहिए था कि वो बिट्स ऑफ हों। मतलब हर जो भी ग्रिड के एलिमेंट्स हैं उनमें हर रो में कम से कम मुझे एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिनमें ये सारी बिट्स सेट ना हो। बाकी ये जो बिट्स ऑन है ये सेट हो चाहे ना हो, इनसे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। 0 वाले के लिए बेसिकली हम ये चेक कर रहे थे, जैसे ये बिट ऑन है तो हमने मतलब हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है एक रो में, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी ये बिट ऑफ हो। मतलब हर रो के लिए एक रो में हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, हमें हर रो पे एक एलिमेंट ऐसा चाहिए जिसकी ये बिट ऑफ हो, बट ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा, तभी हमारा ये 1 रह गया है। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो इसेंशली सेम लॉजिक लगा कर हमने इनको इन्वर्ट कर दिया बिट्स को, और 0 ये बता रहा था कि हमें ये बिट्स इंक्लूड नहीं करनी। तो अगर हमें ये बिट्स इंक्लूड नहीं करनी तो अब ये 1 बन चुका है ये नंबर। अब 1 ये बता रहा है कि ये बिट्स इंक्लूड नहीं करनी है क्योंकि इन्वर्ट कर चुके हैं अब हम अपनी बिट्स को, तो 1 ये बता रहा है कि अब ये बिट्स हमें इंक्लूड नहीं करनी। तो जब हम सारे एलिमेंट्स के साथ इसका एंड लेंगे ना, सारे एलिमेंट्स के साथ इसका एंड लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बेसिकली ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कंडीशन को, क्योंकि जो ज़ीरोज़ हैं वो 1 थे, पहले 1 थे, मतलब ये एलिमेंट सेट हो चाहे ना हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, 0 वाले सेट नहीं होने चाहिए बस। तो 0 अब 1 बन चुका है, मतलब 1 वाले सेट नहीं होने चाहिए। अगर 1 वाले सेट हो गए होंगे तो जब मैं एंड करूँगा ना तो ये रिज़ल्ट नॉन ज़ीरो आ जाएगा। मान लो ये कोई नंबर हुआ तो अब रिज़ल्ट नॉन ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि ये बिट जो हमें सेट नहीं कर रही थी वो सेट हो चुकी है। तो अगर मुझे हर रो से एक एलिमेंट ऐसा मिल जाता है जिसका एंड 0 के बराबर है, एंड जिसका 0 के बराबर है इस न्यू मास्क के साथ इन्वर्ट करने के बाद, मतलब हर रो से अगर एक एलिमेंट मिल गया मतलब ये बिट को बिल्कुल हम टोटली ऑफ कर सकते हैं, ये बिट को हम बिल्कुल ऑफ कर सकते हैं। और अब आगे बढ़ जाओ आप इस बिट को ऑफ करके, मतलब ये हमारा नया मास्क बन गया। अब इस बिट के लिए चेक कर लो, और सिमिलरली यही करना है हमें, और ग्रीडीली कंस्ट्रक्ट करना है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, बस इतना ही काम है और कोई काम नहीं है बस इसमें।
तो यही कर रहा हूँ मैं, आई होप आप समझ गए होगे। पहले बिट मास्क बनाया मैंने, बिट मास्क में सारी बिट सेट कर दी एंड 32 मैक्स ये बताता है कि 0 से लेके पूरी 31 बिट तक सारी बिट सेट है, ठीक है। अब मैं 30th बिट मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट से लीस्ट सिग्निफिकेंट में आइटरेट कर रहा हूँ। मैं इस बिट को अनसेट कर रहा हूँ जोर करके, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि इस बिट को अनसेट कर दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं चेक कर रहा हूँ, तो बेसिकली पूरे ग्रिड में मैं आइटरेट कर रहा हूँ, हर रो में चेक कर रहा हूँ। जैसे ये हर रो पे चेक करेगा, और सॉरी हर कॉलम, मतलब हाँ एसेंशली हर रो के हर कॉलम को चेक करेगा। तो ये ये रो का कॉलम चेक कर रहा है। अगर ये एक किसी भी रो में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ये कंडीशन होल्ड कर पा रहा हो, तो हम तुरंत ब्रेक कर देंगे। सिमिलरली हमें आप इसको दो बूलियंस लेके काम कर सकते हो। जैसे आपके पास एक ग्रिड है, तो एसेंशली आपके पास एक मास्क भी है, न्यू मास्क बना लिया हमने यहाँ पे, या मैंने मास्क बनाया है, इसको अनसेट करके इस बिट देख रहे हैं कि इस बिट के बिना काम हो रहा है कि नहीं। तो अब हम इस रो पे मान लो एडिट कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि क्या इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो 0 दे रहा हो एंड इसके साथ। अगर है तो वैलेंट कोड अगली रो के लिए चेक कर लो, इसके लिए है तो भी वैलेंट कोड इसके लिए चेक कर लो। अगर इसके लिए नहीं होता तो हम तुरंत एफ़ को फॉल्स कर देते, एसेंशली पोज को फॉल्स कर देते। पोज मतलब ये हम पहले रोज़ में आइटरेट कर रहे हैं ना, तो मतलब ये पोज ये बता देगा कि एक रो ऐसी है, ये वाली रो ऐसी है जिसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो एंड 0 दे रहा हो। अगर दोनों ट्रू रह गए आखिरी में, अगर ये एसेंशली दोनों ट्रू रह गए, तो ये जो बिट मास्क है इसको नए मास्क के बराबर बना दो, मतलब ये बिट को अनसेट कर दो एसेंशली। और यही हमें करना है सारी बिट्स के लिए। बस ये हमने सेम कंडीशन लगाई है, नेगेट करी है हमने सारी बिट्स, और एंड ले लिया है हर एलिमेंट के साथ। ये आप चेक कर सकते हो लॉजिक। ये इसमें ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये तो बेसिक ही है। हर एलिमेंट मतलब हर रो से एक एलिमेंट निकालना है जिसका एंड 0, बस इतना करना और कुछ भी नहीं करना, और दैट इज़ इट। आखिरी में बिट मास्क को रिटर्न कर दिया हमने। आई होप आप समझ गए होगे, समझा पाया मैं, आई होप सो। लेट्स डिस्कस द फोर्थ प्रॉब्लम नाउ। आई होप रिकॉर्डिंग चल रही है, कूल। So the fourth problem says you're given an integer array nums and two integers k and m. Return an integer denoting the count of subarrays of nums such that the subarray contains exactly k distinct integers. Within the subarray, each distinct integer appears at least m times. So क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ सबएरेज बतानी है जो जिसमें एटलीस्ट k डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हो। सो k डिस्टिंक्ट इंटीजर्स and her distinct integer, every distinct integer occurs at least occurs at least m times। तो बेसिकली जैसे अगर हमारा m2 होता और k2 होता, मतलब दो डिस्टिंक्ट इंटीजर्स चाहिए जो एटलीस्ट 2 बार आ रहे हो। तो अगर हमारी एरे ऐसी होती जैसे एक मिनट, जैसे 1 1 2 2 एंड ऐसा ले लेते हैं 1 1 2 1 2 2। तो हम कितनी सब एरेज ले सकते थे। जैसे हम ये सब एरे ले सकते हैं सबसे पहले, ये वाली, क्योंकि एटलीस्ट m टाइम्स आने चाहिए, m से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो इसमें 1 3 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, तो ये सब एरे वैलिड है, ये सब एरे भी वैलिड है। इसमें m 3 बार आ रहा है और दोनों वैल्यूज़ के लिए, और k 2 ही हैं, ये ले सकते हैं हम। तो 3 सब एरेज हो जाएंगी इसमें आंसर। तो इसको कैसे करेंगे बेसिकली, इसको बेसिकली हम स्लाइडिंग विंडो से कर सकते हैं। कैसे कि हम, जैसे अभी आप 2 पॉइंटर से सोचो कि एक पॉइंटर हमने यहाँ रखा है l, अब हम हम एक्सपेंड कर रहे हैं एसेंशली कब तक, जब तक हमें ये ना मिल जाए, मतलब पहली ऑक्यूरेंस ना मिल जाए जिसमें हमारे जितने भी डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं सब वो k से ज़्यादा ना हो, मतलब k के बराबर हो, और उन सब की ऑक्यूरेंस m के बराबर हो जाए। जैसे यहाँ पे मैं अपना लूप पहली बार रोकूंगा, मतलब आप इसको ऐसे फील कर सकते हो कि जैसे मैंने आइटरेट करा, मैं यहाँ पे रुका। क्यों रुका मैं यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं यहाँ तक रुकता तो मुझे कोई वैलिड आंसर नहीं मिलता ना। मैं यहाँ पे इसलिए रुका क्योंकि अब यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स आ रहे हैं, और दोनों एटलीस्ट ट्वाइस तो आ ही रहे हैं, ज़्यादा भी आ रहे हैं क्योंकि 1 3 बार आ रहा है, लेकिन एटलीस्ट ट्वाइस आ रहे हैं। अगर यहाँ रुकता तो 2 सिर्फ एक बार आ रहा होता, तो ये कंडीशन होल्ड नहीं हो रही थी। तो हम यहाँ रुके एसेंशली, आप ऐसे समझ लीजिए अभी।
एंड अब हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे जब मैं खड़ा हूँ तो मैं कितनी सब एरेज ले सकता हूँ। तो मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे ऐसा पता चलेगा कि जो बेसिकली, अच्छा मैं इसको एक और ले सकता हूँ ना, ये आई गेस ये भी ले सकता हूँ सब एरे, है ना, एंड या आई गेस सो अब मैं जब यहाँ पे खड़ा है, मेरा आर पॉइंटर यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो मैं एल को श्रिंक कर रहा हूँ, एल मतलब विंडो को श्रिंक कर रहा हूँ, एल को आगे बढ़ा रहा हूँ। कब तक बढ़ा रहा हूँ, जब तक ये कंडीशन अनसेटिस्फाई ना हो जाए। मतलब देखिए अब मैं यहाँ पे था तो एल 3 बार था, मतलब 1 2 बार था, 2 2 बार, 1 3 बार था, 2 2 बार था, इसलिए मैंने एल को यहाँ से यहाँ लाया, आगे बढ़ाया। अब मैंने देखा 1 2 बार है, 2 2 बार है, तो एल को और आगे बढ़ा। अब मैंने कहा ये कंडीशन अनसेटिस्फाई हो गई, मतलब इसके आगे की ये एरे तो मुझे लेनी ही लेनी पड़ेगी। और फिर मैं देख सकता हूँ यहाँ से और कितनी एरेज बना सकता हूँ, और कितनी बना सकता हूँ मैं, ये बना सकता हूँ 1 2 1 2, और फिर मैं ये भी बना सकता हूँ, दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ, ये बना सकता हूँ, ये वाली, और ये भी बना सकता हूँ, ये वाली। ठीक है, ये मैंने काउंट में जोड़ा। अब मैंने कहा अभी मेरी ये विंडो है, तो मैं आर को और आगे बढ़ाता हूँ, तो मैंने आर को और आगे बढ़ा दिया। अब मैं कह रहा हूँ अभी भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मेरे पास 2 हैं, लेकिन एक का काउंट अभी तो वो नहीं है, क्या नहीं है, मतलब एक का काउंट अभी सिर्फ एक है, मतलब 1 का काउंट अभी सिर्फ 1 है, और एटलीस्ट मुझे 2 काउंट चाहिए 1 का, तभी मैं विंडो बना पाऊँगा अपनी वैलिड। तो मैं और आगे बढ़ाऊँगा या आर को, मान लो ऐसा। अब मुझे यहाँ 1 मिल गया, मान लो ये आर पे पहुँचा, मैं 1 मिल गया, तो मैं मिनिमम विंडो ढूंढ रहा हूँ इसेंशियली। मिनिमम विंडो मैं क्यों ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि अगर मिनिमम विंडो मुझे मिल गई तो उससे सबसे ज़्यादा सब एरियाज में जनरेट कर पाऊंगा लेफ्ट साइड। आप समझ लो कि मैं राइट साइड फिक्स कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि लेफ्ट साइड में कितनी बना पा रहा हूँ। तो मैंने मान लो आर फिक्स करा, अब मैं देख रहा हूँ कि मिनिमम विंडो कितनी बना सकता हूँ। तो अभी 2 3 बार आ रहा है इस विंडो में, और 1 2 बार आ रहा है, तो एल को घटाओ, एल को लाया मैं इधर, दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ, एल को लाया मैं इधर। अब मैंने देखा 1 आ रहा है 2 बार, 2 आ रहा है 2 बार, और घटा दो एल को, तो और घटा दिया, एल आ गया इधर, ये एल हो गया, और ये आर हो गया। अब मैं देख रहा हूँ ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, मतलब इसके एक पहले का मुझे लेना पड़ेगा, मतलब इतनी सब एरे तो मुझे लेनी ही लेनी है, इसके पहले ही की सारी जुड़ जाएंगी। तो मैं ये तो ले ही सकता हूँ, प्लस ये भी ले सकता हूँ, प्लस ये भी ले सकता हूँ, और प्लस ये भी ले सकता हूँ, तो 4 इसमें और जुड़ जाएगा। तो बस यही करना है मुझे हर विंडो के लिए, हर विंडो के लिए बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। एक आर पॉइंटर खिसकाना है कब तक, जब तक कंडीशन, मतलब सबसे पहले तो पहली वो जगह कौन सी है जब सारे एलिमेंट्स, जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं एटलीस्ट m टाइम्स आ रहे हैं, पहली कौन सी जगह है वो। तो पहली जैसे यहाँ पे पहली जगह ये थी, क्योंकि दो दो यहाँ पे 2 बार पहली बार हुआ था। अब मैं एल को श्रिंक करूँगा क्योंकि मुझे स्मॉलेस्ट विंडो चाहिए, तो स्मॉलेस्ट विंडो मुझे मिल गई। और अब मैं निकाल सकता हूँ कि इस करस्पॉन्डिंग इसकी कितनी और एरे सब एरेज होंगी, तो ये होगी, ये होगी, और ये तो माइनस कर दो जस्ट। अगर एल आपका 0 बेस्ड इंडेक्सिंग 2 है तो ये 2 को जोड़ दो इसमें, 2+1 एसेंशली, 2+1 नहीं 2 ही जोड़ेगा क्योंकि 2 है, क्योंकि ये एक ज़्यादा ये सब एरे है ना हमारी, 2 वाली यहाँ पे ख़त्म थोड़ी है ना, सब एरे हो रही है, इसके एक पहले ख़त्म हो रही है हमारी, क्योंकि यहाँ तो कंडीशन इनवैलिड हो रही है ना। तो दो ये वाली है हमारी एक सब एरे, और एक इसके आगे ये वाली है, तो ये दो आंसर में जुड़ जाएगा। सिमिलरली अब आपने एल को आगे बढ़ाया, तो एल अब आगे कहाँ तक चला गया, यहाँ तक चला गया, क्योंकि अब 1 2 बार आ रहा था, 2 3 बार आ रहा था, तो आपने फिर विंडो श्रिंक करी, स्मॉलेस्ट विंडो ढूंढी, तो स्मॉलेस्ट विंडो एल आपका आ गया इधर तक। अब आपने ढूंढा कि जैसे आप इस सब एरे को ले सकते हो, इसको एक्सटेंड करके ये ले सकते हो, इसको एक्सटेंड करके ये ले सकते हो, इसको एक्सटेंड करके ये ले सकते हो, तो ये लॉजिक है। बस थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन ट्रिकियर इसलिए है क्योंकि इसेंशली क्या हो सकता है ना कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, जैसे 1 1 3, और मान लीजिए अभी ड्राई रन करके आप तुरंत समझ जाएंगे, 4 3 3 एंड 4, मान लीजिए ऐसा कुछ है, ठीक है। और यहाँ मैं एक और 2 जोड़ देता हूँ, मान लीजिए ऐसा कुछ है। तो अब मेरा शुरू में मान लीजिए एल पॉइंटर इधर है, मतलब 2 पॉइंटर ले लेता हूँ मैं, L1 एक ले लेता हूँ, L2 और एक ले लेता हूँ मैं R, ठीक है। अभी डिस्टिंक्ट मेरे पास कितने हैं ये मैं गिनूंगा, इधर डिस्टिंक्ट 0 है। और काउंट, मतलब मैं काउंट में क्या गिन रहा हूँ, काउंट में ये गिन रहा हूँ कि कितने एलिमेंट्स हैं जिनका काउंट अभी m से ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि हमें सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का काउंट एटलीस्ट m चाहिए, तो ये अभी 0 है। अभी मैंने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, अब जब मैंने 2 को देखा, मैंने कहा एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट बढ़ा दो यहाँ पे, अब R को भेज दो आगे, अभी 1 आ गया, 1 को इंक्लूड करो तो 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो गए, ठीक है जी। अब अपन चले गए और आगे, मान लीजिए यहाँ पे m हमारा कितना है, m हमारा है 2, और मान लीजिए डिस्टिंक्ट भी हमारा 2, मतलब k भी हमारा 2 ही है।
तो 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स चाहिए और 2 बार आने चाहिए एटलीस्ट। तो अब हम आर आ गए इधर पे, ठीक है। आर हमारा जैसे ही आया तो 1 की फ्रिक्वेंसी 2 हो चुकी थी, तो एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो एटलीस्ट m टाइम्स आ रहा है, तो इसको बढ़ा दिया मैंने। मतलब ये बता रहा है कि एक एलिमेंट ऐसा है जो एटलीस्ट m टाइम्स आ रहा है, ठीक है। अब मैंने ये कर दिया, अब मैंने r को बढ़ाया और आगे, तो r हो गया यहाँ पे। अब 2 भी 2 बार आने लगा, तो 2 भी m टाइम्स आ रहा है, तो काउंट मैंने एक और बढ़ा दिया, काउंट हो गया 2। जैसे ही काउंट हुआ 2, हमने ये देख लिया ये पहली पोजीशन है जब k डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स m टाइम्स आ रहे हैं। तो अब इस सब एरे के लिए आंसर कैलकुलेट कर लो, तो इस सब एरे के लिए आंसर कितना होगा। अब मैंने L1 को बढ़ाना चालू कर दिया। मान लो आप L1 को बढ़ा रहे हो, तो L1 को बढ़ा के, ये जो L1 और L2 यहाँ पे थे, L1 को बढ़ा के मैं L1 यहाँ ले आया और 2 की फ्रिक्वेंसी कम कर दी। जैसे ही मैंने 2 की फ्रिक्वेंसी कम करी, अब यहाँ पे चूँकि मैंने 2 की फ्रिक्वेंसी कम कर दिया, तो ये 1 हो जाएगा वापस, काउंट 1 हो जाएगा। मतलब एक ही एलिमेंट है जो 2 बार आ रहा है, m टाइम्स आ रहा है, 2 की तो फ्रिक्वेंसी कम हो गई। तो इस सब एरे को मैं जो ले सकता हूँ, इस सब एरे को मैं ले सकता हूँ ना, इसेंशियली L1 माइनस L2 ले सकता हूँ मैं। तो L1 माइनस, अगर L1 ग्रेटर है इससे, तो मान लीजिए ऐसा अभी, तो आंसर में 1 जुड़ जाएगा, 0 जो था वो 1 हो गया। अब मैंने r को और आगे बढ़ाया, अब 1 कितनी बार आ रहा है, 1 3 बार आ रहा है, लेकिन 2 सिर्फ एक बार है, तो अभी नहीं ले सकते। फिर मैंने, मतलब ये ऐसे बिल्कुल ले सकते, क्या ले सकते हैं कि ये सब एरे तो ले ही सकते हैं ना, ये मतलब ये वाली सब एरे तो ले ही सकते हैं। तो आंसर में एक और +1 करा, 2। अरे क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं जब मेरा r यहाँ पे खड़ा हुआ है ना, तो L1 ये बता रहा है कि पहली पोजीशन पे गड़बड़ कहाँ हो रही, तो गड़बड़ यहाँ हो रही है, इसके पहले तो सही था, तो ये सही वाला तो ले लो ना यार, सही वाला ले लिया अपन ने। तो आंसर में वही मैं एक और जोड़ा और r को और खिसका दिया। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे गड़बड़ हो रही थी, ये वाला तो अपन ले ही सकते हैं, तो ये भी ले लो, तो ये भी ले लिया, 3 हो गया। अब आया मैं यहाँ पे, जैसे ही मैंने 3 को देखा, मैंने कहा डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का काउंट बढ़ा दो भाई, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का काउंट बढ़ गया, 3 हो गया। जैसे ही हो गया, अब मान लीजिए हमें L1 तो हमारे यहाँ था, अब मैंने L2 को खिसकाना चालू किया। मान लो L2 को मैंने डिस्टिंक्ट से जोड़ दिया है, तो अब मैंने L2 को खिसकाना चालू किया, कहाँ तक, जब तक डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स k से छोटे ना हो जाए, छोटे। तो अब मैं L2 को खिसका रहा हूँ, तो L2 यहाँ से कट के यहाँ आया, अभी भी 2 की ऑकरेंसेस ख़त्म नहीं हुई थी, तो L2 फिर यहाँ आया, इसने देखा अभी, क्योंकि R यहाँ खड़ा हुआ है ना, अभी भी हमारे पास 3 1 और 1 2 है, ठीक है जी। तो अब ये वाले ये भी चला जाएगा, ये यहाँ पे आया। तो इसेंशली यही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि जब तक ये R से बड़ा है, सॉरी R से कह रहा हूँ, जब तक ये K से बड़ा है, मतलब k डिस्टिंक्ट एलिमेंट से ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे अभी 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो गए थे ना इस पूरी सब एरे में, ये वाली यहाँ से L1 से लेके ये पूरी सब एरे में, क्योंकि R अपना यहाँ तक है 3 तक, तो यहाँ पे अभी 3 मतलब 2 से ज़्यादा डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो गए थे, है ना, ये वाली सब एरे में 1 2 3 आ रहे थे, इसलिए मैं L2 को खिसका रहा हूँ। तो अब L2 मेरा यहाँ आ गया। अब अभी मैंने देखा कि अभी भी यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो अब मैंने L2 को खिसका के यहाँ पे ले आया। अब मैं देख रहा हूँ 2 की सारी ऑकरेंसेस ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है, सारी ऑकरेंसेस 2 की ख़त्म हो चुकी हैं। अब 1 और 3 बचे हैं, तो अब मेरा डिस्टिंक्ट एलिमेंट सिर्फ 2 हैं, तो इसको काट करके मैंने 2 डाल दिया। अब मेरा R यहाँ पे था, ठीक है जी, R यहाँ पे था। चूँकि L1 अभी L2 से छोटा है, अभी आंसर में मत जोड़ो कुछ भी, क्योंकि L2 जो है ना, ये बाउंड्री बता रहा है कि हमें कहाँ से लेना है, वो अभी आप ड्राई रन करेंगे तो समझ जाएंगे। अब मैंने R को और बढ़ाया, 4 आ गया, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स वापस 3 हो गए, क्योंकि इस सब एरे में 1 3 4 ये 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हुआ तो मैंने L2 को और बढ़ाया, फिर मैंने L2 को और बढ़ाया, तो L2 आ गया इधर, ठीक है। इतना आई होप आपको इतना समझ में आ रहा हो। अब अपन R को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स वापस 2 हो गए, 3 और 4 बचे हैं सब हमारे पास। R को और आगे बढ़ाया, 3 की फ्रिक्वेंसी 2 हो चुकी है, 3 की फ्रिक्वेंसी 2 हो चुकी है, तो काउंट में 2 हो जाएगा, एक बार काउंट में और प्लस कर देंगे, 3 की फ्रिक्वेंसी चूँकि 2 हो चुकी है। अब काउंट जैसे ही m के बराबर हुआ, मतलब k के बराबर हुआ, हम सॉरी, जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं सारी की फ्रिक्वेंसी, सारे का काउंट, मतलब सारे m से ज़्यादा टाइम्स आ रहे हैं। अब मैंने l को बढ़ाना चालू कर दिया, तो 1 को हटाया मैंने, L1 को यहाँ लाया, फिर इसको हटाया, फिर मैं यहाँ लाया, ऐसे करते करते
क्योंकि इसका काउंट कम, आप इसको एक बार ट्राई रन करके देखिएगा तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसको क्योंकि बहुत लेंथी हो रहा है तो मैं समझा नहीं पा रहा, बट इसको ये फिर L1 यहाँ चला जाएगा क्योंकि वन का काउंट यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, फिर यहाँ 2 चला जाएगा, फिर ऐसे सिमिलरली ये आगे चला जाएगा। और एक समय आएगा जब L1 और L2 यहाँ पे खड़े होंगे। अब L1 यहाँ पे खड़ा हुआ है क्योंकि इतने एलिमेंट्स से हमें मतलब नहीं है। अब ये पूरी डिसजॉइंट हो गई, ये सब एरे डिसजॉइंट है, ये सब एरे डिसजॉइंट है, इसके लिए अलग अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे। तो जैसे ही L1 और यहाँ पे आएगा और R यहाँ पे पहुँचेगा तो ये सब एरे मैं ले सकता हूँ, फिर ये सब एरे भी मैं ले सकता हूँ। तो अब ये वाली सब एरे के लिए सेम चीज़ कैलकुलेट होना वापस चालू हो जाएगी। इसलिए हमें यहाँ पे L1 और L2 2 पॉइंटर्स चाहिए थे और R के लिए सिर्फ 1 पॉइंटर चाहिए था। बस हम इस प्रॉब्लम में बस हमें ये देखना था कि जब हम इसको R पे खड़े हुए हैं ना, R पे यहाँ पे खड़े हुआ हूँ मैं, तो मुझे देखना है कि मैं पिछले कितनी सब एरेज बना पा रहा हूँ इसको यूज़ करके, बस इतना देखना है। और इतना पता चल जाए तो हम सारी आर्स के लिए कैलकुलेट कर लेंगे और बस वही आंसर है हमारा। तो बस यही कोड करा है। आंसर ये बताएगा टोटल कितनी सब एरेज हैं, डिस्टिंक्ट मतलब टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, OCC मतलब ऑकरेंस, जितने एलिमेंट्स m फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा टाइम्स आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जितने भी m से ज़्यादा टाइम्स आ रहे हैं उनकी ऑकरेंस। और 2 मैप बनाए, 2 मैप इसलिए बनाए, एक मैप तो ये बता रहा है कि बेसिकली फ्रिक्वेंसी स्टोर करने के लिए सबसे पहले कि वो कौन कितनी बार आ रहा है, और एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए 2 मैप्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम अगर कोई एलिमेंट जैसे मैं करंट जे मतलब आ रहे हैं, करंट एलिमेंट अगर नहीं आया तो मैंने डिस्टिंक्ट बढ़ा दिया। सिमिलरली दोनों की फ्रिक्वेंसी मैंने बढ़ाई, फिर मैंने देखी M2 मतलब MP2 मतलब जिसमें मैं फ्रिक्वेंसी स्टोर कर रहा था, क्या इसकी फ्रिक्वेंसी m के बराबर हो गई। इस पर्टिकुलर एलिमेंट की अगर फ्रिक्वेंसी m के बराबर हो गई मतलब ये हमने ऑक्यूरेंस इसकी प्लस प्लस कर दी, क्योंकि चूँकि ये एटलीस्ट m टाइम्स आ रहा है। अब अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ग्रेटर देन k हैं, k से ज़्यादा आ रहे हैं, अगर कोई भी इस सब एरे में k से ज़्यादा डिस्टिंक्ट, तो हमें श्रिंक करना पड़ेगा इसको। तो इसको बेसिकली श्रिंक करो, क्योंकि हमने MP1 डिस्टिंक्ट के लिए बनाई थी, MP2 बनाई थी हमने ऑक्यूरेंसेस के लिए। तो अब इसकी फ्रिक्वेंसी हमने कम करी, हमने देखी इसकी फ्रिक्वेंसी अगर हट गई मतलब ये एलिमेंट हट गया तो एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट कम हो गया, इसको हटाओ और इसको मैप से इरेज कर दिया और I2 को बढ़ाता गया मैं। ये जो यहाँ पे अपन I2 वाला खेल खेल रहे थे ना, L2 बोल रहे थे इसको, ये खेल यहाँ खेला है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि ऑक्यूरेंसेज अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू k हैं, जैसे हम ये देख रहे थे हमें स्मॉलेस्ट विंडो चाहिए थी, तो 1 1 2 2 2 और नहीं 1 1 और 2 1 1 2। अगर मैं यहाँ पे R मेरा यहाँ खड़ा है तो मैं पहली कंडीशन वो निकालूंगा जहाँ पे और ये इनवैलिड हो रही है सब एरे, जैसे 1 2 बार आ रहा है और 2 1 बार आ रहा है। यहाँ तक तो सही था सब, ये वाली तो यहाँ तक तो सही था, मतलब L के एक पहले तक सब सही था। तो इतनी सब ये ले लो और ये सारी सब एरेज ले लो, है ना। और हो सकता है इसके पहले कोई अलग ऐसी कुछ कंडीशन बनी होती, तो इसको हमें ऑलरेडी हैंडल कर चुके हैं ना। तो हमारा एक पॉइंटर यहाँ पे खड़ा हुआ है ये बताने के लिए कि इतना हम हैंडल कर चुके हैं। बस अगर ये L1 है और ये L2 है तो L1 माइनस L2 जोड़ दो इसमें, बस ये बता रहा है, क्योंकि इसका काम हो चुका है। इसलिए हमने 2 पॉइंटर्स लिए हैं एसेंशली लेफ्ट के लिए। और ये हम यहाँ बता रहे हैं कि अगर किसी एलिमेंट की ऑकरेंस, जैसे हम इसके लिए चेक कर रहे हैं, तो अभी 1 अगर मेरा L यहाँ खड़ा होता है यहाँ पे, तो 1 4 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है तो इसको घटाया, 1 3 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है इसको घटाया, 2 बार आ रहा है, 1 2 बार आ रहा है इसको हटाया, अब 2 सिर्फ 1 बार आ रहा है, 1 2 बार आ रहा है, तो मतलब ये इनवैलिड हो गई पहला इंडेक्स जहाँ पे इनवैलिड हुई है, बिल्कुल सही। तो अब इसके पहले की सारी ये यहाँ पे जोड़ दो, तो यहाँ पे जोड़ दिया हमने। कैसे जोड़ा, हमने चेक किया कि I1 ग्रेटर है कि नहीं I2 से, तो ये L1 अगर ग्रेटर है तो ये काउंट हमारा आंसर हो जाएगा कि एक सब है ये, एक सब है ये जो नीचे वाली है और एक ये वाली। ग्रेटर होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्या हो सकता है कि डिस्टिंक्ट वाला चेक करते हुए हो सकता है हम आगे निकल गए, जैसे इसमें हम L2 हमारा आगे निकल गया था ना, डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग करते करते डिस्टिंक्ट के लिए L2 आगे निकल गया, तो L1 हमारा पीछे ही था। तो इस केस में हमें और माइनस वाला काउंटर नहीं करना है, इसलिए हम यहाँ पे ये देख रहे हैं। एक बार आप ट्राई रन करके देखिएगा और आखिरी में हम R पॉइंटर को बढ़ा देना, बस इतना ही है, और रिटर्न कर दिया आखिरी में आंसर। एक बार आप ड्राई रन करके देखिएगा। आई होप द एक्सप्लेनेशंस वर क्लियर, आई होप सो एटलीस्ट, क्योंकि आज थोड़ा मैंने जल्दी में एक्सप्लेन कर दिया, टाइम कम है इसलिए। बट आई होप यू गॉट द सोल्यूशंस एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ एनीथिंग एल्स इज नीडेड। एंड आज मैंने ट्राई किया हिंदी में समझाने का, सो हाउ वाज दैट, एंड या आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।